मानिए स्टूडेंट, इस चैप्टर पे आज हम पढ़ेंगे विलयन की अभिक्रियाएं। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया है कुछ मूल की अवधारणा पढ़ ली थी, आणविक और परमाणविक इस तरह से कुछ पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो विलयन में अभिक्रियाएं। ठीक है, जो सिलेबस में है हम वही पढ़ेंगे, कुछ सिलेबस हटा दिया गया तो उसे हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए विलयनों में अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं, फिर कुछ सवाल भी पढ़ने हैं तो सारे सवाल भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम डिफिनीशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, विलयन में अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास पर। तो देखिए इस क्लास में हमें पढ़ना है विलयनों में अभिक्रियाएं। तो विलयनों के में अभिक्रियाएं की बात करते हैं तो किसी विलयन की सांद्रता उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती है। अगर हम किसी विलयन की सांद्रता की बात करें तो किसी विलयन की सांद्रता उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूपों में व्यक्त की जाती है। सबसे पहले देख लीजिए हम किस में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्त कर सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को बोलते हैं भार प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान को ही भार बोलते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत या किसको बोलते हैं, भार प्रतिशत। दूसरी जो हमारी होगा जिसमें व्यक्त कर सकते हैं हम, तो दूसरा होगा मोल अंश, तीसरा होगा मोलरता और चौथा होगा हमारा मोललता। तो इन चारों डिफिनीशन को हमें पढ़ना है और चारों डिफिनीशन जो है वो इम्पोर्टेंट भी हैं फर्स्ट ईयर में और इंटर के लिए भी, दोनों में ये है। ये जो चारों डिफिनीशन है ये इंटर और फर्स्ट ईयर दोनों में है, दोनों में इनके सवाल भी हैं। तो कुछ हम पहले इनकी डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी हमें करवाने हैं तो न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो चलिए पहले इन डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कौन सी डिफिनीशन पढ़ेंगे, तो हमारी डिफिनीशन है द्रव्यमान या भार प्रतिशत। तो पहले हम द्रव्यमान, देखिए ये है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की अगर डिफिनीशन की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत में होता क्या है, पढ़ लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, या भार प्रतिशत। तो देखिए इसमें 100 ग्राम विलयन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 100 ग्राम विलयन लेंगे और उसी में किसी विलय की जो विलय हम घोल देंगे। ठीक है, हम 100 ग्राम विलयन में कुछ भी विलयन घोल देंगे, मतलब जितना भी विलय घोल देते, विलय मतलब कोई पदार्थ जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, कुछ भी हो गया, तो 100 ग्राम कितने, केवल 100 ग्राम ही विलयन हमको लेना है। तो 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत की डिफिनीशन क्या होती है कि 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई मात्रा में, ठीक है, मतलब घुली हुई ग्राम में मात्रा को, ठीक है, वो जो हम घोलते हैं विलय की मात्रा वो ग्राम में होती है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होगी कि 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई मात्रा ग्राम में, ठीक है, मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो ये तो हुई द्रव्यमान प्रतिशत की डिफिनीशन, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे, ठीक है, ये बटे का ही चिन्ह लगा हुआ है, बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणते में 100। ठीक है, तो सूत्र हमारा बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। तो ये तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात रही है। आगे हम पढ़ लेते हैं, देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं मोलरता डिफिनीशन दी है तो मोलरता ही पहले पढ़ लेते हैं। देख लीजिए मोलरता की बात करें तो मोलरता की डिफिनीशन क्या होती है उसे पढ़ते हैं। मोलरता की डिफिनीशन होती है 1 लीटर। देखिए अभी हमने विलयन कितना लिया था, अभी हमने विलयन लिया था 100 ग्राम, कितना विलयन लिया था 100 ग्राम, लेकिन अब हम कितना विलयन ले रहे हैं, तो अब हम ले रहे हैं 1 लीटर विलयन। कितना ले रहे हैं, 1 लीटर विलयन। तो 1 लीटर विलयन में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोलरता, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के पदार्थ, ठीक है, विलय के, यहाँ पे लिख दीजिए विलय के,
विलेय के पदार्थों की मोलों की संख्या, ठीक है, या विलेय पदार्थ की मोलों में संख्या, जैसे भी लिखना चाहें, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ में मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ की मोलों में संख्या बटे, ये बटे एक चिन्ह है, ठीक है, बटे विलयन का आयतन। लेकिन विलयन का आयतन होना किस में चाहिए, विलयन का आयतन होना चाहिए लीटर में। किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसी से हमें सवाल लगाने हैं। तो सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर, मोलरता की डिफिनीशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ये हो गई हमारी मोलरता की डिफिनीशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसी का सूत्र अभी हमने बताया कितना होता है। अब उसी का सूत्र जो होता है, मतलब उसी का पूरा बता दिया गया है कि विलेय पदार्थ के अगर मोल की बात कर ले तो मोल क्या होता है। तो देखिए, ये हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था। विलेय पदार्थ के मोल बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है। इसलिए इसको भी लिखा दिया गया है कि हम मोलों की अगर हमें संख्या निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है यहाँ पे विलेय का ग्राम में भार बटे उसी का अणुभार। तब हमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। और जब हमें विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हम ये वाला सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों में संख्या बटे विलयन का आयतन। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मोलरता की बात करें, मोलरता बराबर होता क्या है सूत्र। तो देखिए, मोलरता बराबर सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है। लेकिन मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या की जगह हम इतना रख सकते हैं, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो वही किया गया है, मोलों की संख्या में रख दिया गया है विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। गुणते क्या हो जाएगा, नीचे जब अणुभार बटे में जाएगा तो इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा विलयन के आयतन में। तो सूत्र बन जाएगा विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणते विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ये एक सूत्र बन जाएगा किसका, मोलरता का, ठीक है। चाहे इस तरह से लगाएंगे तो भी वही रहेगा, उस तरह से लगाएंगे मोलों की संख्या तो भी वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, पिछले की तरह इस तरह से ये भी सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर चाहें तो मोलों की संख्या लिख सकते हैं, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणते विलयन का आयतन। चलिए आगे चलते हैं, मोलरता की इकाई देख लेते हैं। देखिए, मोलरता की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर होती है। कितना होता है, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मोलरता की। अभी तक हमने मोलरता पढ़ी थी, अब हम मोलरता पढ़ लेते हैं। मोलरता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में, क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे व्यक्त किससे करते हैं, तो इसे एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसे कैपिटल एम से व्यक्त करते थे मोलरता से, और इसको मोलरता को व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ठीक है। और किसमें, विलायक का भार, तो विलायक का भार किसमें होगा, ग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में। आगे पढ़ते हैं, तो आगे मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रभाज जब पढ़ लेते हैं, ठीक है, चौथा नंबर इसी का मोल प्रभाज था। मोल प्रभाज पढ़ लेते हैं। मोल प्रभाज की डिफिनीशन क्या होती है, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश कहते हैं। किस विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि माना एक विलयन में 2 घटक
ए और बी उपस्थित है तो इसके जो मोलों की संख्या हो जाएगी वो क्रमशः कितना एन ए और एन बी हो जाएगी। तब हम मोल प्रभाज का या मोल अंश का सूत्र भी निकाल लेंगे। तो देख लीजिए, फिर से डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश कहते हैं। माना एक विलयन में दो घटक ए तथा बी उपस्थित है, इसके मोलों की संख्या क्रमशः एन ए और एन बी है तथा मोल अंश क्रमशः कितने हो जाएंगे, एक्स ए और एक्स बी हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसका सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है यदि किसी बाइनरी विस्तरण में ए कैपिटल बी के मोल क्रमशः एन ए तथा एन बी हैं तो ए संकेत मूल अंश होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्मॉल में माना है तो स्मॉल में लिख दीजिए एन ए एन बी। ठीक है, स्मॉल लेटर में इसको लिखना है एन ए और ये हो जाएगा एन बी। ठीक है, तो ए का जो संकेत मूल होगा क्या होगा, तो देखिए हमने माना है एक्स कैपिटल में है तो एक्स ए बराबर एन ए, ठीक है, ये स्मॉल में लिखना है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ लेगा एक्स बी बराबर, तो एक्स बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसका पूछता है वही पहले ऊपर रखा जाता है तो एन बी ऊपर आ जाएगा बटे सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। इस सूत्र को अगर हिंदी में लिखना चाहें, भाषा में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से ये सूत्र को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये है सूत्र हमारा एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी और एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। और हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो सूत्र हो जाएगा मूल प्रभाज, जिसका भी मूल प्रभाज निकालें। ठीक है, मान लीजिए विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक का मूल प्रभाज या मूल अंश बराबर सूत्र क्या होगा, विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, ऊपर विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या तो एन से डिनोट किया जाता है बटे क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या प्लस किसके, विलेय के मूलों की संख्या। तो ये सूत्र होता है, पूरा लिख लीजिएगा, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलेय के मूलों की संख्या। हिंदी में लिखना चाहें तो विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय की मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ये विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलेय के मूलों की संख्या। अगर यहीं पे पूछ लेगा विलेय के मूलों की संख्या तो क्या हो जाएगा, तो विलेय की मूलों की संख्या जब निकालेंगे तो विलेय वाला ऊपर रहता है, विलेय का जब मूल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो चलिए ये सूत्र है, इसे नोट कर लीजिए, इससे सवाल लगेंगे आगे देखेंगे। चलिए अब सवाल देख लीजिए, किसका सवाल है, सवाल है मूलरता का। मूलरता का सवाल है, इसमें से क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। पूछा गया है 4 ग्राम NaOH। ठीक है, W जो है हमारा वेट जो दिया है वो कितना दिया है, 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा में 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है। ठीक है, 4 ग्राम जो NaOH है वो किसमें घुला है, 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणित विलयन का आयतन। या इसे हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे भार कितना दिए, वेट कितना दिए, तो वेट कितना दिए वो लिख लें पहले, 4 ग्राम, ये वेट हमारा दिए है। ठीक है, अब आगे बात करें अणुभार की, तो अणुभार निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है अणुभार, हमें निकालना किसका है, NaOH का अणुभार निकाला जाता है। तो N का कितना होता है, N का परमाणु भार कितना होता है, N का होता है 14। ठीक है, अच्छा Na पूरा है तो Na पूरा का कितना होता है, N का केवल नहीं, Na पूरा का लिखना है। एक मिनट देख लीजिए फिर से, NaOH का अणुभार निकालना है, का अणुभार, वैसे देख लीजिए यहाँ पे अणुभार कैसे निकाला जाता है, पीछे आपको बताया बीत गया था। Na का होता है कितना, 23, कितना होता है 23 Na का। O का परमाणु भार कितना होता है, O का होता है कितना
16। एच का कितना होता है, तो एच का होता है 1। सबको जोड़ दीजिए, 17 23 कितना होता है, 40। तो इस तरह से ये अणुभार निकाला जाता है। सबके परमाणु भार याद करने होते हैं, ठीक है। जितने भी क्रमांक दिए होते हैं अगली क्लास में हम परमाणु भार इसमें जो लिस्ट होगी परमाणु भार की वो डाल देंगे, ठीक है। तो NaOH का जो ये निकालेंगे हम, इससे सबसे पहले इनके परमाणु भार ज्ञात करने होंगे। परमाणु भार जब याद हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे उठा के रख देंगे तो अणुभार निकल आता है। तो इस तरह से अणुभार निकाला जाता है। Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है कितना, 1, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 40। तो अणुभार कितना आ गया, 40। और वेट जो हमारा था वो कितना था, 4 ग्राम। कितना था, 4 ग्राम। वेट हमारा 4 ग्राम है, अणुभार है 40, ठीक है। और जो विलियन है तो वो कितना है, 1 लीटर। आयतन जो है वो कितना है, 1 लीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयतन, इसमें लीटर में, तो वो लीटर में ही है, 1 लीटर। अब बस सबके मान में उठा के रख देना है सूत्र में। तो देखिए सूत्र हमारा लिखा हुआ है, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणित विलयन का आयतन। इसमें सब जगह में सूत्र उठा के जो हमने मान निकाला है उसे उठा के रख देते हैं। तो देख लीजिए हमने निकाला था, अभी ये तो दिया ही है वेट, तो वेट को लिख दिया 4, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना दिया था, अणुभार दिया था 40 ही दिया था, हमने 40 लिख दिया। और जो विलयन का आयतन कितना था, 1 लीटर, तो 1 लिख दिया। अब देख लीजिए 40 गुणित 1, ठीक है। यहाँ से ये कट गया तो कितना होगा, 4 1 के 4, 10 बचेगा। और 1 का गुणा इसमें कर रहा है तो 10 ही तो रहेगा, तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो हमारा मान कितना आ गया। अब देखिए यम क्यों लिखा है, यम मोल प्रति लीटर होता है सूत्र। यम मोलरता की वजह से लिखा है, मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एम रख दिया गया। तो इस तरह से इसका जब मात्रक लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो लिख देंगे मोल प्रति लीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा मोल प्रति, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कैपिटल एम में मोलरता बराबर 1/10 मोल प्रति लीटर। आगे देख लीजिए, आगे सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल सेम वैसा ही, बस इसमें मोललता निकालनी है। इसमें पूछा गया है 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 इतना दिया है। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 500 ग्राम, लेकिन हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी मोललता की, तो नीचे आता है विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है किलोग्राम में। किलोग्राम में अगर हमें ग्राम को बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। भाग देंगे तो वो निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, यूरिया का भार कितना है, तो यूरिया का जो भार है वो कितना है, 6 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसके अणुभार की, अगर यूरिया के अणुभार की बात कर लेते हैं तो एन का कितना होता है, 14। एच का 1 होता है, लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो 2 उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए जाते हैं, 2 गुणित 1 प्लस सी का कितना होता है, 12, प्लस ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 16, फिर NH2, फिर हम लिखेंगे 14, फिर कितना लिखेंगे, प्लस 2 गुणते 1 मिनट इधर लिख देते हैं, 2 गुणते 1। अब सबको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 14 2 16, 16 बार इस तरह लिख देते हैं, 16 प्लस 12, ये भी 16, 14 2 16, 16 16 16 16 कितना हो जाएगा, 16 16 32 से 48, और 48 12 कितना हो जाएगा 60, कितना ही हो जाएगा 60। तो 60 आ गया यूरिया का अणुभार। अब लिख दीजिए सही से। सबसे पहले हम लिख देंगे यूरिया का जो भार है वो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। अब यहाँ पे अणुभार यूरिया का निकालेंगे, तो यूरिया का अणुभार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अणुभार, तो यूरिया का जो अणुभार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हमने निकाला था 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विलायक का भार, तो यहाँ पे लिख देंगे विलायक, क्योंकि जल एक विलायक होता है। जल क्या होता है, एक विलायक होता है जो अपने में सभी को घोल लेता है, इसलिए इसे विलायक बोलते हैं। विलायक का भार, तो विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए, ये 500 है, तो
तो हम क्या करेंगे, 500 में 1000 का भाग दे देंगे, और जब 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। इतना आ गया। अब हम सबको उठा के रख देते हैं, सबका मान उठा के रख देते हैं कि ये इनके जो परमाणु भार है वो याद करने होते हैं सभी को, तो इसकी हम लिस्ट दे देंगे अगली क्लास में। तो आप लोग सभी लोग इस परमाणु भार को तैयार कर लीजिएगा। आगे चलिए, तो ये पूरा अब उठा के हम सूत्र में उठा के रख देते हैं। सूत्र में उठा के जैसे ही रखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 6 आया था, 6 रख दिया, 60 था, 60 रख दिया, और बार गुणते कितना हो जाएगा, 500 बटे 1000। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से देखिए बन जाएगा 6 बटे 60। ठीक है, फिर गुणते में कितना आ जाएगा, 500 बड़े कितना हो जाएगा, 1000। इस तरह से होगा। ठीक है, 1000 ऊपर चला जाएगा। देखिए इस तरह से लिखा है 6 बटे 60, फिर लिखा है 500 बटे 1000। सभी को पता है इस तरह से जब भी होता है तो ये ऊपर चला जाता है, पहले गुणा किससे, चौथे से, और दूसरे का तीसरे। तो ये आ जाएगा 6 गुणते 1000 बटे कितना, 60 गुणते 500। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 6 से 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10 नीचे। ठीक है, 10 आ गया। अब 2 से 10 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 5, मतलब आंसर आ जाएगा 1/5। तो कितना आया हमारा हल करने पर पूरा, 1/5। 5 का भाग 1 में देंगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0.2 m क्यों रखा है, क्योंकि मूलता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक होता है, तो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसको लिख दिया गया मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा सूत्र होता है, मतलब ये हमारा मात्रक होता है, और सवाल हमारा यहीं से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी अगला हम अगली क्लास में सवाल भी करेंगे, और परमाणु भार कुछ आपको लिख के दे देंगे, तो उसे भी आपको लर्न कर लेना है। परमाणु भार की लिस्ट यहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, जिससे आप परमाणु भार को तैयार कर लीजिए, तो अणु भार निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहीं से आज की जो हमारी क्लास होती है वो क्या होगी, एंड होती है।